हे एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो बिहार दरोगा के लिए हम प्रैक्टिस सेट का जो है रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोगों का काफ़ी ये कमेंट भी आ रहा था, डिमांड भी आ रहा था कुछ बच्चों का, सारे का नहीं, कुछ बच्चों का आ रहा था। तो उसी को देखते हुए हम ये रिवीजन मोड स्टार्ट करें। देखिए, चूंकि मार्केट में अभी कोई भी नया प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं है, बट अपने को रिवीजन तो करना है, इसलिए ये रिवीजन सेट लाया जा रहा है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको लगाएंगे और अपने कमेंट स्कोर जो है वो डेफिनेटली करें कि आपका कितना स्कोर आ रहा है प्रैक्टिस सेट रिवीजन मोड में भी। ठीक है, डेफिनेटली आपको इससे फ़र्क पड़ेगा, तो आप रिवीजन करते रहिए। अभी समय ठीक ठाक है, रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बहुत आपको जरूरी है। नए लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर डेफिनेटली करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए बिना देरी के फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? देखिए, सार्वजनिक पद का जो अधिकार होता है वो नागरिक अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 16 में ये उपबंध करता है ये कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय से सभी भी नागरिकों के लिए अवसर समता जो है इक्वल होगा। तो यही है सार्वजनिक पद का अधिकार जो है कैसा अधिकार है, तो ये नागरिकों का अधिकार है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए, इसका जो नामांकन है ना, ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो है भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होते हैं ये, और लोकसभा अध्यक्ष के सलाह से विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों को विदेश भेजा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये जो अधिकार है ये भारत के अटॉर्नी जनरल को प्राप्त है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने नवीन संविधान का प्रारूप यानी कि नया संविधान का प्रारूप तैयार किया, और इसके लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, और इस समिति में टोटल 7 मेंबर्स थे। ध्यान रखें इस बात को, अम्बेडकर जी को, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को छोड़ के 7 मेंबर्स थे। राइट, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? यानी जो बीच में जो चक्र है उसका रंग कैसा है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए, उसका जो रंग है वो गहरा नीला यानी कि डीप ब्लू बोल सकते हैं उसको। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा हमारा, और इसमें 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? देखिए, भारत में टोटल जो क्षेत्रीय परिषद है ना वो है 5। सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो इसमें जो संविधान के जिस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की जो बात कही गई है वो है आर्टिकल 350A। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात यहाँ पे कही गई है, और जबकि आर्टिकल 351 की अगर हम बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 351 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की बात करी गई है। कंफ्यूज नहीं होना है सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? देखिए, किस राष्ट्रपति निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वो जो राष्ट्रपति थे वो थे श्री वी गिरि जी। बी करेक्ट हो जाएगा। वी गिरि जी भारत के चौथे नंबर के 4th, ठीक, 4th ये राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1969 से लेके और 74 तक था। ठीक है, और ये एकमात्र से राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। 9 देखते हैं। किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, न्यूनतम संख्या की अगर हम बात करें तो वो होता है 40। 40 से कम नहीं हो सकता है, मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया है। किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, और करेंट में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, कौन कौन से वो राज्य हैं आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क टाइप का आप समझ लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, संघ सूची के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है लोकसभा। डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल है। ठीक है,
टेलीफोन, डाक तथा रक्षा जो है ये संघ सूची के अंतर्गत ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जबकि लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लोक स्वास्थ्य की बात करें, आई थिंक मैंने लोकसभा पढ़ दिया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लोक स्वास्थ्य, ठीक है, तो लोक स्वास्थ्य जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो लोक स्वास्थ्य आता है राज्य सूची के अंतर्गत, ध्यान रखें इस बात को। 11 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन की अगर बात करें तो ये करा गया था 1952 में, डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो ये होता है 6 ईयर्स, 6 वर्षों का ये होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। देखिए शारदा एक्ट की बात करें तो ये जो है ना, ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। शारदा एक्ट कब हुआ था ये पारित, तो 1930 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, शारदा एक्ट 1930 में हरिविलास शारदा के प्रयास से बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। इसमें लड़कियों की विवाह की जो आयु है ये 18 वर्ष तथा लड़कों का जो मैक्सिमम एज, मिनिमम एज जो होना चाहिए शादी के लिए वो 18 वर्ष और लड़कियों की जो है 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था। देखिए भारतीय तथा यूरोपीय सैनिकों की जो संख्या का अनुपात अगर बात की जाए पील कमीशन की सिफारिश के बाद तो वो थी 2:1 की, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले जो है ये जो रेशियो था ये 5:1 का था, जिसको हटा के 2:1 किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, चलिए देखते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाला संस्था है। ये कथन, ये वक्तव्य किसका था, तो ये जो वक्तव्य था ये बिपिन चंद्र पाल का था, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले एक बात को समझ लीजिए, तो ये गर्मपंथी विचार के थे। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल यानी बाल लाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ठीक है, ये तीनों गर्मपंथी विचार के थे और ये तीनों जो है ना कांग्रेस को बोलते थे याचना करने वाली ये संस्था है, मतलब बिपिन चंद्र पाल बोलते थे। ठीक है, जबकि लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। लाला लाजपत राय का ये स्टेटमेंट था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि तिलक ने कांग्रेस के लिए सबसे पहले बेगिंग शब्द का प्रयोग किया था, सबसे पहले, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के लिए सबसे पहले बेगिंग शब्द यानी भीख मांगने वाली संस्था, मतलब ऐसा वक्तव्य, ऐसा शब्द किसने इस्तेमाल किया, तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। ध्यान रखें, सॉरी बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है, बीजी तिलक हो जाएंगे, ध्यान रखें इस बात का। चलिए 16 नंबर देखते हैं, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, सुलेखन क्या होता है। देखिए सुलेखन की अगर हम बात करें तो ये जो होती है ना, ये देखिए सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहा जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, क्या है 18, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का जो साक्ष्य है वो मिला है हमें कालीबंगन से, बी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। देखिए कठोपनिषद जो है ना ये यजुर्वेद का उपनिषद है, सी एब्सोल्यूट यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग का मगध क्षेत्र में से मिलान करा था, यानी कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। तो वो जो शासक थे वो थे महापद्मानंद, सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए महापद्मानंद जो है इनका कार्यकाल का अगर हम बात करें तो ये था 344 ईसा पूर्व से लेके 354 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और नंद वंश का ये संस्थापक था। इसने एकराट की उपाधि धारण की थी तथा कलिंग को मगध में मिलाया। इसने ही कलिंग से जीन की मूर्ति को उठाकर मगध में ले जाकर इसने स्थापित करवाया था। 21 देखते हैं, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी की विजय का उल्लेख है। देखिए गौतमी पुत्र शातकर्णी की विजय का जो उल्लेख है वो है नासिक अभिलेख में, ए यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी। देखिए जिले इलाही की उपाधि जो है ना ये धारण की थी बलबन ने, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बलबन ने जो है राजस्व का नया सिद्धांत इसी ने प्रतिपादित किया था और वह प्रथम ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने राजस्व की सुस्पष्ट व्याख्या की थी, मतलब बिल्कुल क्लियरली इसने
व्याख्या करा था, ठीक है, एक्सप्लेन किया था राजस्व होता क्या है, ठीक है। इसने जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि खुद को घोषित किया, और मतलब पाबौस, सिजदा और लख्त रौ की नीति ये सब बलबन का ही देन है। 23 देखते हैं, चलिए। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? देखिए, मजहरनामा की घोषणा जो है अकबर ने 1579 में की थी, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अकबर ने मजहरनामा की घोषणा 1579 में की थी, और मजहरनामा के द्वारा अकबर ने स्वयं को धर्म के मामले में सर्वोच्च बना लिया था, और 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाना की भी स्थापना करवाई थी, ठीक है। 24 देखते हैं, चलिए क्या है 24। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतिम सरकार की स्थापना की थी? देखिए सॉरी, तो राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतिम सरकार की जो स्थापना की थी वो जर्मनी की सहायता से की थी, बी यहां करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो सबसे पहली बार जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये हुआ था 1940 में, एक करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जब हुआ था 1940 में, इसी में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था, और मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में एक दिन को घोषित कर दिया, और उस दिन पाकिस्तान दिवस मनाया भी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहां से मैथ से कुछ क्वेश्चन है, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उसी काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा साथ में काम किए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी सी साथ काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे बात ये हो रही है, तो उनको जो समय लगेगा वो लगेगा 12/5 डेज, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं, क्या है 27। देखिए, 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता तथा शेष टिन हो? तो इसमें जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 320 ग्राम, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 देख लेते हैं। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है, तो राशि क्या होगी? देखिए, तो राशि जो है 2880 रुपये हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 40 है, और इस संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पे है वो है 36, बी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो? ठीक है, तो यहाँ जो शुल्क की जो बात की जा रही है ये हो जाएगा 77,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो इसका जो स्थापना है 1969 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 32, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? तो ये लोग जो समान स्थान रखते हैं वो है ब्राजील, ठीक है। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान रखता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के जो टॉप 5 देश हैं वो जान लीजिए आप लोग। पहला है रशिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है ब्राजील, पहला है रशिया, सेकंड है कनाडा, थर्ड है चाइना, फोर्थ है अमेरिका एंड फिफ्थ है ब्राजील। जनसंख्या की दृष्टि से मैं बता दूं विश्व में, तो फर्स्ट है चाइना, सेकंड पे है इंडिया, थर्ड है अमेरिका, फोर्थ इंडोनेशिया और फिफ्थ है ब्राजील। तो यहाँ पे साफ हो जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि लैंड वाइज भी ब्राजील 5th पोजीशन पे है, और क्या बोलते हैं मतलब जनसंख्या वाइज भी 5वें नंबर पे है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज भी। चलिए 33 देखते हैं। 33 क्या बोल रहा है? देखिए, कंचनजंगा पर्वत हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए, कंचनजंगा पर्वत जो है ना हिमालय के वृहद हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। और जो है कंचनजंगा की ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 8,586 किलोमीटर से 8,586 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, मीटर सॉरी, ठीक है। चलिए 34 देखते हैं। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो है ना 8 डिग्री चैनल है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 35, बिहार जल प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखिए, बिहार जल प्रपात जो है वो टोन्स नदी पर है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिहार जल प्रपात टोन्स नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो कितनी है? 100 मीटर है, ठीक है।
और टोन्स नदी यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखें इस बात का। 36 देखते हैं, लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल का जो है रंग लाल जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये इसमें जो है लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की मात्रा प्रचुरता में पाई जाती है, इस वजह से इसका कलर जो है रेड होता है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है तथा इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। ठीक, 37 देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो है तालाब, सी यहां करेक्ट हो जाएगा। 38, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? देखिए कुल्सी और धनसिरी की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 39 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस झील को अवस्थी केवल एक देश में है? निम्नलिखित से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो इसकी जो अवस्थिति की बात करें तो ये मिशिगन झील, एक करेक्ट हो जाएगा। मिशिगन झील का जो विस्तार है केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, जबकि सुपीरियर झील का विस्तार अमेरिका और कनाडा में है। और मिशिगन झील का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 57,800 वर्ग किलोमीटर में है ये। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखते हैं, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? देखिए फॉकलैंड जलधारा का संबंध की अगर हम बात करें तो यह है अटलांटिक महासागर से, सी यहां हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है हिमाचल प्रदेश में, सी करेक्ट हो जाएगा। 42, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? देखिए भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये 1883 से 84 में हुई थी, सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है? देखिए पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा अपनी साझा करते हैं? तो पड़ोसी देश म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करने वाले जो देश हैं वो हैं 4 कुल मिला के। ठीक है, कौन कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ध्यान रखें। 44, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में जो दर्रा अवस्थित नहीं है वो है नाथुला दर्रा। बाकी लिपुलेख दर्रा, मन्ना दर्रा, नीति दर्रा ये सारे के सारे उत्तराखंड में अवस्थित है। नाथुला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में उपस्थित नहीं है। नाथुला दर्रा, जलेप्टला दर्रा सिक्किम में उपस्थित है। नाथुला दर्रा और जलेप्टला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। ठीक, चलिए 45 देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है वो है ताड़ वृक्ष के समान एक बाघ, सी यहां हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46 देखते हैं, नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? देखिए इसमें जो है साधन की बात करें तो वो है मौद्रिक नीति के साधन, डी यहां हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47 क्या बोला जा रहा है? 47 में देखिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है ये हुआ था साल 2000 में, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 48 देखते हैं, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो वाई के अलग समिति की अगर हम बात करें तो इसका जो रिलेशन है वो है गरीबी से, सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी से है और इस समिति ने सबसे पहली बार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा की निर्धारणता की थी, जो है शहरी के लिए 2100, ग्रामीणों के लिए 2100 और शहरियों के लिए 2400 कैलोरी यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 49 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वो जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी, बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1969 में ये करा गया था। 50 देखते हैं, प्लानिंग एंड दी प्योर पुस्तक का संबंध किससे है? तो इस बुक का जो रिलेशन है वो है वी.एस. मिन्हास से। ठीक है, प्लानिंग एंड द प्योर बुक का संबंध वी.एस. मिन्हास से है। ठीक है, चलिए ध्यान रखें इस बात का। 51 देखते हैं, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो भारत ने जो हस्ताक्षर किया था वो किया था 1976 में, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, विश्व विरासत संधि पर्यावरण स्थल के संरक्षण से रिलेटेड है ये, जिस पर भारत ने 1976 में अपना साइन किया था। 52 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है भोपाल, बी करेक्ट हो जाएगा। 53 निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है?
देखिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण की अगर हम बात करें जो नहीं है वो हमारा है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए 54, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो इस जो संबंध है वो है क्योटो प्रोटोकॉल का, सी करेक्ट हो जाएगा। 55 देखते हैं, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो एगमार्क एक्ट जो है 1937 में इंडिया में लागू किया गया था। ये गुणवत्ता के दृष्टिकोण से इसको किया गया था। 8 मई 1937 में सबसे पहले इसको लागू किया गया और वर्ष 1986 में इसका संशोधन किया गया। यह भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर ये एग्रो जो है एगमार्क एक्ट लगाया जाता है। 56, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है? तो जिसने हासिल किया वो है बजरंग पूनिया, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो अंतरिक्ष में जो पहला सैन्य अभ्यास जो शुरू किया गया है वो है फ्रांस के द्वारा, बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 58। 58 में क्या बोला जा रहा है? 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो भारतीय नौसेना में जिसको शामिल किया गया वो है आईएनएस करंज, एक करेक्ट हो जाएगा। आईएनएस करंज जो है भारत की तीसरी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है, ठीक है, जिसका मार्च 2021 में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया। और आईएनएस करंज जो है मुंबई के मजगन डॉक लिमिटेड द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसमें 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का बनाया जाना है, स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी को, ठीक है, जिसमें से ये थर्ड है। 59 देखते हैं, किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? तो वो जो है वो है गूगल, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का जो रैंक है, जो पोजीशन है वो क्या है? तो भारत का जो पोजीशन है वो है 140वां, डी करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर देखते हैं, 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसाल्ट का निधन हो गया। वह किस देश के संसद के सदस्य थे? तो डसाल्ट जो हैं वो फ्रांस के संसद के सदस्य थे, सी करेक्ट हो जाएगा। 62 देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया जिसका नाम है, तो उसका जो नाम है वो है संसद टीवी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 63, निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहला स्थान पर है? तो वो जो शहर है वो है बेंगलुरु, बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग के मामले में बेंगलुरु जो है वो टॉप पर है, ये बात ध्यान में रखें आप लोग। 64 देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है? तो वो जो मंत्रालय है वो है जल शक्ति मंत्रालय, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? तो चुनाव आयोग ने इसे 8 चरणों में कराए जाने की घोषणा करी है। चुनाव आयोग ने बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है और यह राज्य में अब तक का सबसे लंबे टाइम तक का जो है ये चुनाव होगा। 66, हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? तो वो जो राज्य है वो है त्रिपुरा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा ने सड़कों के निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया है और इसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना और पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। चलिए 67 देखते हैं, हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राज्यसभा में विपक्ष नेता के जो रूप में नामित किया गया वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, ए यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 68 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, देखिए 68 में है कि किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल निर्माण की घोषणा की है? तो वो जो राज्य है वो है ओडिशा, बी करेक्ट हो जाएगा। 69, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई छावनी पोर्टल जो लॉन्च किया गया वो है राजनाथ सिंह के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो है ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य 62 छावनी बोर्ड में नागरिकों को ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करना है, ठीक है। 70 नंबर देखते हैं, वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है वो है अभिजीत गुप्ता, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ हुआ है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 72 देखते हैं भैया। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो सम्मानित किया गया है वो है अनामिका। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73 एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? देखिए एस्टोनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है वो है काजा कलास। ठीक है, ये हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या था? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का अगर थीम हम पूछे तो वो था वेटलैंड्स एंड वाटर। ये हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 यानी 75। क्या बोला जा रहा है? देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो भारत की जीडीपी जो है लगभग 11% बढ़ने का अनुमान है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वित्त वर्ष जो है 2020-21 आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष जो अभी करेंट जो चल रहा है हमारा 21-22 इसमें जो है ये जो अचीवमेंट पाने का अनुमान लगाया गया है। 76 51वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया? वो जो अभिनेता है वो है रजनीकांत। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 77 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए 77 है जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो वो जो राज्य है वो है कर्नाटक। सी करेक्ट। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? तो फोकस देश के रूप में जो चुना गया है वो है बांग्लादेश। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, चलिए 79 देखते हैं क्या है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो है NV रमन्ना। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में ये 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में NV रमन्ना को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लेंगे। ध्यान रखें NV रमन्ना। चलिए, और कितने नंबर के हैं ये? 48वें नंबर के। ये भी पूछा जाता है तो ध्यान रखें 48वें नंबर के NV रमन्ना किसका जगह लेंगे? ये तो जस्टिस अरविंद बोबड़े का ये जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश के रूप में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो वो है बांग्लादेश। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ये जो डिपेंडेंट है वो है उनके अपने तापमान पर। ए करेक्ट हो जाएगा। 82 नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग जो है न्यू कलर हमें प्राप्त होगा? तो नया रंग जो प्राप्त होगा वो है सियान। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 देखते हैं। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 84 निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो आभासी बल का जो उदाहरण है वो है अपकेंद्री बल। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 85 विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? देखिए विद्युत चालकता की जो यूनिट है वो है विद्युत चालकता की जो यूनिट है वो है महो। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 86 जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पुष्ट तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पुष्ट तनाव हमेशा याद रखें घट जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। 87 निम्नलिखित से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो वो जो अभिक्रिया है वो है कैडमियम। ठीक है, याद रखें सभी क्षारीय धातु जो हैं जल में क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं क्योंकि इनका आयनन जो है विभिन्न हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम ही एक ऐसा है आयनन है जो विभव कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर पाता है। 88 देखते हैं। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ब्राउन कोल। तो ये जो कहा जाता है ध्यान रखें लिग्नाइटो कहा जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 89 किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? तो फिटकरी जो है इसलिए सहायक होती है क्योंकि वो स्कंदन करती है। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मामूली कट फट जाने के कारण जो रक्तस्राव होता है उसे रोकने में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है जो स्कंदन के कारण ऐसा कर पाता है। फिटकरी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ठीक, 90 नंबर देखते हैं। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? देखिए जल गैस जो है वो मिश्रण है CO+H2 का। ठीक है, ध्यान रखें
इस बात का। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 91, रेयॉन का निर्माण निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? तो रेयॉन का निर्माण जो है वो सेलुलोज से किया जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 92 देखते हैं, मेनिनजाइट में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मेनिनजाइट में जो खनिज पाया जाता है वो है थोरियम, ए करेक्ट हो जाएगा। 93, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो रेडियो सक्रियता जो प्रमुख गुण है वो है नाभिक का, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखें इस बात को। 94 देख लेते हैं, 94 में क्या बोला जा रहा है? यस, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? कॉमर्शियल प्रोडक्शन में बात हो रही है, तो ये जो विधि लाई जाती है वो है अपचयन, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 95, निम्नलिखित से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो वो जो विटामिन है वो है विटामिन ए, ठीक है, लीवर द्वारा इसी का संश्लेषण किया जाता है। 96 देख लेते हैं, क्या है 96? ओके, भ्रूण की अपरापोशिका यानी कि एलेंटियोइस किसमें सहायक होता है? तो भ्रूण का अपरापोषा जो है ये सहायक होता है उत्सर्जन में, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 97, सर्वात्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग कौन सा होता है? ओ होना चाहिए, ठीक है, वहीं जो है यूनिवर्सल डोनर होते हैं, वो दे सकते हैं किसी को भी, है ना, कोई भी ब्लड ग्रुप का हो बंदा, डजेंट मैटर, वो ओ वाले किसी को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, किस सिरी के द्वारा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? तो वो जो सिरी है वो है फुसफुस सिरी, ठीक है, फुसफुस धमनी। 99, गुणसूत्रों में क्या होता है? देखिए गुणसूत्रों में जो है ना, हमेशा याद रखें डीएनए और प्रोटीन होता है गुणसूत्रों में, सी करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? तो कालाजार नामक रोग जो है ये याद रखें सिकता मक्खी के द्वारा ये संचारित होता है, ठीक है, सैंडी फ्लाई इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसी के द्वारा संचारित होता है और इस रोग का प्रभाव प्लीहा, लीवर, मेरुरज्जु इन सब पे पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर, ठीक है, 1, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इडोटीरिया वॉल्यूम 2 का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो का जो कट ऑफ था वो 72 नंबर था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी टच किया होगा, इवन इससे भी अच्छा परफॉर्म किया होगा।